स्वागत। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे शासक पर नजर डालेंगे जिनके नाम से अक्सर विवाद और बहसें जुड़ी रहती हैं। मोहम्मद गोरी। जी हाँ। जिन्हें मुइज़ अद-दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ। हमारे पास ना मोहम्मद गोरी भारतीय साम्राज्य का निर्माता, इस नाम के दस्तावेज के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं और इनकी मदद से हम गोरी के दौर को समझने की कोशिश करेंगे। उसकी इरादे क्या थे, भारत पर असर क्या पड़ा। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। आज का हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि गोरी को एक हमलावर के तौर पर देखें, बल्कि उसके पीछे की कहानी, उसकी रणनीति, उसके असली लक्ष्य क्या थे, वो खंगालना है। सही कहा। अक्सर लोग उनकी तुलना महमूद गजनवी से करते हैं, लेकिन जैसा कि ये दस्तावेज इशारा करते हैं, शायद दोनों के इरादों में एक बड़ा फर्क था। हाँ, बुनियादी फर्क था। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। निश्चित रूप से। देखिए, वो दौर यानी 12वीं सदी का जो बाद का हिस्सा था, वो मध्य एशिया और भारत के लिए काफी उथल-पुथल वाला था। गजनवी साम्राज्य, जो कभी बहुत ताकतवर था, वो अब कमजोर पड़ रहा था। अच्छा। और इसी खालीपन को भरते हुए मध्य एशिया में, खासकर आज के अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, घुरिद वंश उभर रहा था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि घोरी क्यों आया और उसके लक्ष्य गजनवी से इतने अलग क्यों थे, क्योंकि इसी फर्क ने भारत में सत्ता के समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए। उस समय के हालात को समझना ही होगा। तो शुरू करते हैं इनकी पहचान से। आखिर ये मोहम्मद गोरी थे कौन? जैसा आपने बताया, पूरा नाम मुइज़ अद-दीन मोहम्मद बिन साम। जी। जानकारी के अनुसार इन्हें शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या शहाबुद्दीन जैसे नामों से भी पुकारा जाता था। जी। ये 12वीं सदी के एक योद्धा थे, शासक थे, जिनका ताल्लुक घुरिद सल्तनत से था। हाँ, जो गजनवियों के कमजोर पड़ने के बाद ही एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। और हमारे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि ये ताजिक ईरानी मूल के शंसबानी राजवंश से थे। जी, शंसबानी। मतलब शुरू में कोई बहुत बड़ा शाही खानदान नहीं था। अफगानिस्तान के गौर नाम के एक पहाड़ी कुछ अलग थलग इलाके से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, गोर प्रांत से। फिर 1173 ईस्वी में ये गोर के शासक बने और धीरे धीरे ताकत बढ़ाते हुए 1202 में अपने भाई की मृत्यु के बाद पूरे घुरिद साम्राज्य के अकेले सुल्तान बन गए। हाँ, 1206 तक शासन रहा उनका। यहाँ एक छोटी सी बात साफ करनी जरूरी है। कुछ ऑनलाइन जगहों पर, जैसे कोरा वगैरह पर, कभी-कभी इन्हें पश्तून बताया जाता है। अच्छा। हाँ, और पिता का नाम अल्तमश कहा जाता है, लेकिन हमारे स्रोत और जो भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जैसे दृष्टि IAS या भारत डिस्कवरी के लेख, वो इसकी पुष्टि नहीं करते। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। इनकी जड़ें शंसबानी राजवंश से ही जुड़ी हैं, जो ताजिक ईरानी थे। बिल्कुल सही। और इस घुरिद वंश का उभार भी अपने आप में एक, क्या कहते हैं, दिलचस्प कहानी है। हाँ। इनकी जड़ें ना गजनवियों से सीधी दुश्मनी में थीं। गोरी के चाचा थे अलाउद्दीन हुसैन। हाँ। उन्हें जहांजोज कहा जाता है। उन्होंने गजनवियों से बदला लेने के लिए उनकी राजधानी गजनी को पूरी तरह जला दिया था। ओह, जहांजोज मतलब दुनिया को जलाने वाला। बिल्कुल, ये दिखाता है कि दोनों में कितनी कड़वाहट थी। फिर अलाउद्दीन के बाद उसका बेटा सैफुद्दीन गद्दी पर बैठा, और एक खास बात यह है कि इसी सैफुद्दीन ने अपने चचेरे भाइयों यानी मोहम्मद गोरी और उनके बड़े भाई गयासुद्दीन को आजाद किया था। वो किसी वजह से कैद में थे। अच्छा। तो ये वंश सिर्फ गजनवियों के खंडहरों पर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि अंदर भी सत्ता और वफादारी के अपने समीकरण चल रहे थे। ये तो वाकई दिलचस्प पृष्ठभूमि है। अब आते हैं उस मुख्य बिंदु पर जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, गोरी और गजनवी के मकसदों का फर्क। दस्तावेज इस पर क्या कहते हैं? दस्तावेज इस फर्क को बहुत साफ तौर पर बताते हैं। महमूद गजनवी, जिसने 11वीं सदी की शुरुआत में करीब 1001 से 1026 के बीच भारत पर कई हमले किए। हाँ, लगभग 17 बार सुना है। जी। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, भारत के मंदिरों और शहरों में जो बेशुमार दौलत थी उसे लूटना और गजनी ले जाना। उसने यहाँ कोई साम्राज्य बनाने की मतलब कोई गंभीर कोशिश नहीं की। हाँ, पंजाब का कुछ हिस्सा उसके कंट्रोल में रहा, पर फोकस लूट पर ही था। लेकिन मोहम्मद गोरी के मामले में कहानी बिल्कुल अलग दिखती है। बिल्कुल अलग। इन दस्तावेजों के मुताबिक वो सिर्फ दौलत लूटने नहीं आया था। उसका इरादा कहीं ज्यादा बड़ा था, स्थायी था। वो भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, जिसका नियंत्रण घुरिदों के पास हो। ये सोच का फर्क उनके तरीकों में भी दिखता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो है रणनीतिक सोच का अंतर। गजनवी हमला करता, जीतता, लूटता और वापस। लेकिन गोरी जब कोई इलाका जीतता
तो वहां सिर्फ लूटपाट करके छोड़ता नहीं था। अच्छा। वो वहां अपने भरोसेमंद गवर्नरों को नियुक्त करता था, अक्सर अपने तुर्क गुलाम सेनापतियों को, ताकि वो इलाका कंट्रोल में रहे। हाँ, ताकि उसका नियंत्रण बना रहे। ये दिखाता है कि वो सिर्फ फौरी फायदे नहीं देख रहा था, बल्कि लंबे समय के राजनीतिक नियंत्रण के बारे में सोच रहा था। ये एक लुटेरे की नहीं, बल्कि एक साम्राज्य निर्माता की सोच है। और इसी सोच ने, जैसा आप कह रहे हैं, आगे चलकर भारत में एक नए युग की शुरुआत की, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। जी। भले ही उसकी औपचारिक स्थापना गोरी के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, पर नींव तो गोरी के इन्हीं अभियानों और सोच से पड़ चुकी थी। हाँ, नींव का पत्थर उसी ने रखा था। दीर्घकालिक शासन का इरादा ही उसे गजनवी से अलग करता है और भारतीय इतिहास में उसकी भूमिका को इतना अहम बना देता है। अच्छा, अब उस समय के भारत की तस्वीर पर गौर करते हैं। जब गोरी ने भारत की तरफ ध्यान लगाया, मतलब 12वीं सदी के आखिरी दशकों में, तब यहाँ खासकर उत्तर भारत में राजनीतिक हालात कैसे थे? क्या कोई एक केंद्रीय शक्ति थी जो उसका मुकाबला कर सकती? जानकारी के अनुसार स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। ओके। उत्तर भारत उस समय राजनीतिक रूप से बुरी तरह बटा हुआ था। कोई एक छत्र सम्राट नहीं था। कई शक्तिशाली राजपूत राज्य जरूर थे, लेकिन उनमें आपसी एकता की बहुत कमी थी। वे अक्सर एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे, अपनी सीमाओं और प्रभाव के लिए। तो उस वक्त के मुख्य खिलाड़ी कौन थे? कौन से बड़े राज्य थे मैदान में? दस्तावेज बताते हैं कि दो सबसे प्रमुख शक्तियां थीं। एक तो दिल्ली और अजमेर पर शासन करने वाला चौहान वंश, जिसके सबसे मशहूर राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। हाँ, पृथ्वीराज चौहान। और दूसरी बड़ी ताकत थी कन्नौज का गढ़वाल वंश, जहां राजा जयचंद का शासन था। अच्छा, जयचंद। और विडंबना देखिए, इन दोनों शक्तिशाली राजपूत वंशों के बीच गहरी राजनीतिक दुश्मनी थी, प्रतिस्पर्धा थी। और ये सिर्फ इन दो बड़े राज्यों की बात नहीं थी। जानकारी ये भी बताती है कि पृथ्वीराज चौहान की लड़ाइयाँ सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि दूसरे भारतीय शासकों से भी थीं। हाँ, जैसे चंदेलों के खिलाफ युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण योद्धा और सेनापति खो दिए थे। तो मतलब अंदरूनी कलह काफी ज्यादा थी। निश्चित रूप से। और यही आपसी फूट, यही राजनीतिक बिखराव किसी बाहरी आक्रमणकारी के लिए एक आदर्श स्थिति बनाता है। पश्चिम में पंजाब और सिंध जैसे सीमावर्ती इलाकों में गजनवी साम्राज्य के कमजोर हो चुके उत्तराधिकारी नाम मात्र का शासन कर रहे थे। उनकी ताकत तो खत्म हो चुकी थी।